पार्टी में घुन लग चुका है और उसका निवारण बहुत जल्दी हो नहीं सकता है। जी। बड़ी अच्छी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी में घुन लग चुका है। मुझे लगता है कि ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं गिरीश जी के पास हूँ, आज मैं सुनील जी के पास जाना चाहूँगा। सुनील जी भी व्यवस्था का एक हिस्सा रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे राजनेताओं को बहुत नज़दीक से देखा है। मैंने त्रिलोकदीप जी के साथ एक बड़ी लंबी सीरीज़ थी, तो उसके साथ मैंने पाया कि जब वो लोकसभा सचिवालय में काम करते थे, तो बोलते मैंने स्वयं देखा कि नेहरू जी कभी भी किसी भी राजनेता जो विपक्ष के होते थे, उनके रूम में भी चले जाया करते थे, बातें करते थे। केंद्रीय कक्ष में बैठ के बड़े उन्मुक्त मिजाज से जो राजनेता विपक्ष के और जो पक्ष के होते, दोनों बात कर लिया करते थे। इवन अटल जी के समय के अंदर भी अटल जी बहुत लोगों से मिलते थे और कई कॉमरेड तो उनके पर्सनल मित्र हुआ करते थे, खास तौर से अ, अपनी जो शाम की ज़रूरतें होती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वो पूर्ण करने के लिए एक-दूसरे को आमंत्रित किया करते थे, उनके घर भी चले जाया करते थे। तो एक इन्फॉर्मेलिटी थी, लेकिन मोदी जी कभी कोई रिश्ता नहीं बनाते किसी से। मैंने इनको कभी किसी रूम में जाते नहीं देखा, किसी राजनेता से मिलते नहीं देखा है, विपक्ष के नेताओं को चाय पर बुलाते नहीं देखा। ये कभी कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे किसी के साथ कोई रिश्ता बन जाए। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई एक इन्फॉर्मल मीटिंग भी किसी विपक्ष के राजनेता के साथ ये कर लें। ये सारी इनफॉर्मेलिटी जो होती है ये मिसिंग है सारी की सारी। वो वार्मथ जो गर्माहट होती है इंसान की अपनी पर्सोना की, पर्सनैलिटी की, वो सारी मिसिंग है। शायद इनके डोमेन के अंदर, इनकी छतरी के अंदर किसी और को आने की इजाजत नहीं है। ये फोटोग्राफ में भी किसी को नहीं आने देते और शायद इनको इस बात की भी आदत नहीं कि कभी किसी विपक्ष के नेता के घर जाके खाना ही खा लें, कहीं जाके बैठ के थोड़े बतिया लें, कम से कम देश के बारे में बात कर लें, अपने बारे में बात कर लें, जैसे कि अटल जी के टाइम में होता था, बाकी राजनेताओं के टाइम में होता था। और खास तौर से पार्लियामेंट में तो कभी भी जो पुराने हमारे प्रधानमंत्री हैं, किसी के भी रूम में चले जाते थे विपक्ष के या उनको बुला लेते थे, आ जाओ मुझे मिलना है, आपसे बात करनी है। तो एक इन्फॉर्मेलिटी थी, उसके अंदर वार्मथ था, इज्जत थी। वो सारी चीजें इस 10 साल के अंदर खो गई कहीं ना कहीं। इस बात पे प्रकाश आपसे चाहूंगा कि आप डालें थोड़ा सा कि रिश्तों के बिना पार्टी तो क्या देश खत्म हो जाते हैं साहब, और रिश्ते बिगाड़ कर कुछ बनता नहीं है। तो भाजपा आज एक जाएंगे ना तो एक अनाथ के रूप में रह जाएगी, एक लावारिस के रूप में रह जाएगी। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। आज विषय थोड़ा अलग लिया मैंने जानबूझ के कि मैंने आप जैसे जो हम रोज जो बात करते हैं थोड़ी सी उससे मुख्तलिफ, थोड़ी सी अलग बात कर ले आज उससे सर। नहीं, ठीक है। दरअसल किसी भी व्यक्ति को अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। हम लोग रोज मिलते हैं, हम राकेश जी से बात करें ना करें, यह मेरा चरित्र हो सकता है। मैं गिरीश से कहीं बात करूं ना करूं, उनके शहर में जाऊं, मिलूं ना मिलूं, ये मेरा अपना गुण दोष हो सकता है। मैं अरुण जी से कहीं बात करूं ना करूं, ये मेरा निजी गुण दोष हो सकता है। लेकिन सवाल है कि मेरे इन निजी गुण दोषों के साथ भी आप मुझे स्वीकार किए हुए हैं, आप मुझको टॉलरेट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? मुझे गर्व है कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा। हमारे विश्वविद्यालय की का एक लोगो है, कोट रोमी टोट और बोस, मान जितनी शाखाएं उतने वृक्ष। बरगद का एक बड़ा पेड़ है और उसमें लिखा है कि जितनी शाखाएं उतने वृक्ष। मैं उस पृष्ठभूमि से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह का बरगद लगा रहे हैं। एक ऐसा बरगद जो अपने नीचे किसी को पनपने न दे, एक ऐसा बरगद कि उसकी शाखाओं के साथ उतने ही वृक्ष तैयार हो जाए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये किस तरह का माली है आप भारतीय जनता पार्टी। ये किस तरह के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की परवरिश कर रहे हैं और ऐसे बरगद को पनपने दे रहे हैं जो अपनी शाखाओं को वृक्ष में परिवर्तित नहीं होने देते। सवाल इस बात का, निजी व्यक्ति का तो निजी गुणदोष तो ही होगा, उससे मुक्त नहीं हो सकते आप। और वह जो निजी गुण दोष है, अगर वह संगठन को, संस्था को, परिवार को प्रभावित करता है तो परिवार के लोगों को चिंता करनी चाहिए। गोया कि आप किसी व्यक्ति विशेष की बात मत कीजिए, उस परिवार का एक चरित्र हो गया। आज मैंने दो नेताओं को बड़े नजदीक से देखा, मैं दोनों का मतदाता रहा हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं। मैं अपने बहुत विद्यार्थी जीवन में चंद्रशेखर जी का मतदाता था। उसके बाद में जब इलाहाबाद में प्रवास पढ़ने के लिए आया और करियर शुरू किया तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का मतदाता हुआ और इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे। परिसीमन के बाद हालांकि मेरा जो आवास है तब वो बदल गया, लेकिन फिर डॉक्टर जोशी शिफ्ट हो गए थे बनारस। मुझे एक घटना याद है बहुत अच्छे से। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी एनडीए सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री थे। इलाहाबाद आए हुए थे दौरे पर।
घर था ही उनका। उनके घर पे तमाम लोगों की भीड़ थी, मैं भी वहां गया था मिलने के लिए उनसे। तो सब लोग, कुछ गिनती के लोग बैठे हुए थे, तो उनके पीएस ने आके बताया कि साहब फला 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 लोगों का फोन आया था। उसमें उन्होंने जो दो शब्द, मुझे इन दो शब्दों का उल्लेख मैं करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास से फोन आया था या प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया था, और उसी क्रम उसने बताया कि चंद्रशेखर जी का फोन आया था। मुझे अच्छे से याद है डॉक्टर जोशी ने कहा कि चंद्रशेखर जी से पहले बात करो। यह मेरा देखा हुआ यथार्थ है, मेरा सुना हुआ यथार्थ है। डॉक्टर जोशी भी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता है, वो किसी अन्य दल से नहीं निकले हैं, आरएसएस से निकले हुए व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी में जीवन भर रहे और आज भी हैं, एक पराक्रमी नेता माने जाते हैं। और दूसरा, मुझे चंद्रशेखर जी का दिन याद आता है। चंद्रशेखर जी एक सामान्य नेता के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में, दोनों रूपों में मैंने उनको देखा। संवरा एक जगह है बलिया में, उनका जो गृह जनपद है, उनका संसदीय क्षेत्र भी है, वहां पे उनकी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था। मैं एक अखबार में काम करता था, उस सम्मेलन की कवरेज के लिए मैं गया। चूंकि मैं बलिया का मूल निवासी भी हूं, तो चंद्रशेखर जी से एक अलग तरह की आत्मीयता भी थी, उनका स्नेह भी मुझे प्राप्त था। वहां उनके पास मैं था तब तक उनका जो पीएस था, उसने भी उनसे आकर के यही बात कही कि फला फला व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है। उसने 2-3 लोगों का नाम लिया, और चंद्रशेखर जी एक पत्रकारों के एक समूह से बात कर रहे थे। उन्होंने उन लोगों से कहा कि आप 2 मिनट इंतजार कर लीजिए, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का नाम लिया कि मैं जब से बात करूं, उनका क्यों फोन आया। ये 2 घटनाएं मेरे सामने की। इसी सरकार में मैं देखता हूं, इसी सरकार में मैंने तमाम लोगों को देखा है उसी संसद के परिसर में, जो पुरानी बिल्डिंग थी, जहां तमाम नेताओं के लोग आते हैं, उनके साथ संसद घूमने भी आते हैं, अपने छोटे मोटे कामों के लिए भी आते हैं। जब आते हैं वो तो संसद घूमने भी चले आते हैं। मैंने अधिकांश विधायकों को, इंक्लूड सांसदों को, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद शामिल हैं, वह इक्का दुक्का गिनती के अपने मंत्री हैं जिनके पास वो जाने का साहस कर पाते थे। मेरी आंखों में नाम नहीं लूंगा सांसद का, मैं नाम नहीं लूंगा माननीय मंत्री जी का भी। एक सांसद महोदय मेरी जानकारी में किसी की सिफारिश के लिए कागज लेके गए, उन्होंने अपने पैड पर चिट्ठी लिखी हुई थी। उस मंत्री ने उस सांसद महोदय का कागज छुआ तक नहीं, ये भी नहीं, वो हाथ में लिए बता भी रहे हैं, मैं दूर से देख रहा था, और उसने छुआ तक नहीं कि अपने हाथ से लेके जेब में रख ले। मैंने मुलायम सिंह जी को देखा है, मैंने राहुल गांधी को उनके संसदीय क्षेत्र में देखा है, मैंने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को देखा है, मैं चंद्रशेखर जी को देखा हूँ, निजी तौर पे देखा हूँ, और इनके इलाकों में भी जाके देखा। डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी से मैं मिला हूँ। फिर ऐसा होता यह है कि जब आप के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसी लीगेसी छोड़ के जा रहे हैं, और आपको आपकी पार्टी, आपकी संस्था, आपके लोग, आपके समर्थक, आपके मतदाता कैसे याद करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के सोचने का विषय है कि वह किस तरह का नेतृत्व पैदा कर रही है, और ऐसे नेतृत्व को क्यों स्वीकार कर रही है जिससे पार्टी का संगठन लगातार कमजोर होता चला जा रहा है। क्या पार्टी संगठन में से विचार के लोग नहीं है? और अगर पार्टी स्वतः आत्महत्या हो चुकी है तो आप क्या कर लेंगे? कोई क्या कर लेगा? ये सबसे बड़ी समस्या ये है। और अगर समूह का निर्णय, एक संस्था का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति हो, वो संस्था से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति का अस्तित्व भी संस्था की वजह से ही है, उस संगठन की वजह से ही है। हमारे और आपके सामने दोनों आदमी गवाह हैं। उत्तर प्रदेश में मैं कल्याण सिंह जी का गवाह हूं, राष्ट्रीय पैमाने पर आप सभी लोग बलराज मधोक के गवाह हैं। इस पार्टी से अलग होने के बाद दोनों लोगों का क्या हश्र हुआ हमारे आपके सामने है। मधोक साहब तो नहीं लौटे, कल्याण सिंह जी को लौट के आना पड़ा इसी पार्टी में। और एक समय जो व्यक्ति पूरे देश भर का सबसे लोकप्रिय नेता हुआ था, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनके बीच में सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति,
वह अपने ही जीवन में किस स्थिति का सामना करना पड़ा कि एक संगठन उस तरह की राजनीति या केंद्रीय नेतृत्व उस तरह की राजनीति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे या उनके तौर तरीकों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। आज जो जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व आगे बढ़ा रहा है, उसके बारे में उन लोगों को जो इन आदतों इन प्रवृत्तियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनसे बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा होना चाहिए कि आप वो किस तरह की राजनीति को पनपने दे रही है, आखिर उसके अंदर प्रतिकार क्यों नहीं है? या तो इसी तरह की राजनीति को स्वीकार करना चाहती है, वो चाहती है कि ऐसे ही लोग उनके पास रहें, और अगर ऐसे लोग उनके पास हैं ठीक है, वो व्यक्ति चलता रहेगा। और जैसे लेकिन आम आदमी ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करता, सामान्य जन ऐसे लोगों को उसको स्वीकार नहीं करता, और बहुत कम समय में भी ऐसे लोगों की लोकप्रियता घटती चली